अब तक हम पढ़ चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1781 में उसमें जो जो संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी उन सभी कारणों को, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब हमें क्या पढ़ना है, आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए 1786 में कुछ संशोधन हुए थे। तो 1786 में क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1786 में एक गवर्नर जनरल भारत आया जो बहुत फेमस है। उनका नाम क्या था, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आया। तो जब ये भारत में आया तो इसने कुछ शर्तें रखी। देख लीजिए आप, इसको कितना महत्व दिया जाता था, मतलब बंदे में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी कि इसको जब बोला गया कि आपको भारत में गवर्नर जनरल बन के जाना है तो इसने कुछ शर्तें रखी। और कमाल की बात यह है, एक तो इतनी बड़ी पोस्ट इसको दी जा रही है, उसके बाद ये शर्तें रख रहा है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन शर्तों को मान रही है। और वो शर्तें क्या क्या थी, वो शर्तें थी, इसने कहा कि अगर आप मेरे को गवर्नर जनरल बना के भेज रहे हो तो जो मेरी काउंसिल है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। 1773 में 4 थे, लेकिन 1784 में 1 घटा दिया गया था। और जो गवर्नर जनरल है उसको निर्णायक मत दे दिया गया था। तो उसमें क्या था, निर्णायक मत में मान लीजिए 4 सदस्य थे वो टोटल, तो 2 + 2, अगर 2 ने किसी प्रस्ताव में हाँ कहा, 2 ने ना कहा, तो अगर जिस साइड गवर्नर जनरल है उसको निर्णायक मत है कि जिस साइड गवर्नर जनरल का मत है इन दोनों में से, अगर गवर्नर जनरल इस साइड है तो ये वाला प्रस्ताव पास होगा, अन्यथा ये वाला हो जाएगा जिस साइड वो है। लेकिन उसने कहा, कॉर्नवालिस ने, कि अगर मेरी काउंसिल के 3 सदस्य किसी बात को ना बोल रहे हैं और मैं अकेला अगर हाँ बोलूं तो भी मेरी बात मानी जाए, मतलब कि मेरे को मेरी काउंसिल के ऊपर भी वीटो का अधिकार दिया जाए। तो उसको बोला गया कि ठीक है, आपको ये अधिकार दे दिया जाता है, अब आप अपनी दूसरी डिमांड बताइए। तो उसने दूसरी डिमांड क्या रखी, दूसरी डिमांड ये रखी कि जो कमांडर इन चीफ का पद है वो मैं स्वयं रखूंगा, कमांडर इन चीफ। तो मतलब जो भी बंदा उस समय सरकार में से उसके साथ डील कर रहा होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में से, उसने कहा कि हम ये बातें मान लेंगे, अब आप जाने के लिए अपनी तैयारी कीजिए। तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले इनको कानून बनाइए, इनको मेरे को लिखित में दीजिए, कानून बनाइए। तो पहले कानून बनाए गए, फिर वो भारत में आया। तो जो 1786 में 2 इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए थे वो आपको याद रखने हैं, वो मैंने आपको बताए। वो किए गए थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के संबंध में। तो जब ये बातें कानून बन गई तब वो भारत में आया। तो उसके बाद क्या होता है, अब हमें पढ़ना है 4 चार्टर एक्ट आए। आज की वीडियो का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चार्टर एक्ट ही है। 4 चार्टर एक्ट आए। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके मन में चार्टर एक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, दूसरा आया 1813 में, तीसरा आया 1833 में और चौथा आया 1853 में। तो आपको इनमें क्या सिमिलरिटी लग रही है, वो सिमिलरिटी है ये 20-20 साल के गैप के बाद आए, मतलब 1793 के बाद 1813, 1833 और 1853। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल आसानी से आप इनको याद कर लेंगे अगर आप इनको रिलेट करके याद रखेंगे। सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या बात कही गई कि जो कंपनी है उसका जो शासन है, जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर यहाँ पे शासन कर रही है, उसके शासन को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि आपको 20 साल दिए जाते हैं, आप 20 साल और भारत में शासन कर सकते हैं। 20 साल का शासन उसका बढ़ा दिया गया। और क्या कहा गया, अब जो कंपनी है, कंपनी का मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने अपने पैसे इकट्ठा किए, कंपनी बनाई, वो भारत में व्यापार करने आई और फिर उसने भारत में आके कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उसका जो टोटल डिविडेंड है, जिसको हम हिंदी में लाभांश बोलते हैं, तो टोटल डिविडेंड में से जो उसके कंपनी के जो उसके मतलब पार्टनर थे उनको बोल दिया गया कि आप टोटल डिविडेंड का 10% ले सकते हैं। और एक बात क्या कही गई कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको कंपनी को प्रत्येक वर्ष 5 लाख ब्रिटिश पाउंड देने पड़ेंगे। ये मान लीजिए आप एक तरह से कर के तौर पे 5 लाख ब्रिटिश पाउंड।
तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत थी, जो कंपनी के पार्टनर थे उन्होंने कहा कि आप हमें तो इतना कम हिस्सा दे रहे हैं कि हमें तो आप टोटल प्रॉफिट में से सिर्फ 10% बोल रहे हैं, लेकिन अपना आप एक फिक्स अमाउंट मांग रहे हैं 5 लाख ब्रिटिश पाउंड। तो ये यहाँ पे दिक्कत थी। अब यहाँ पे एक बात और कही गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी का एकाधिकार रहा। मतलब जो भारत की तरफ, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ शासन चल रहा था कंपनी का, उस पे कंपनी का एक अधिकार था। शासन पे तो एक अधिकार था, लेकिन इसके साथ साथ व्यापार पे भी कंपनी का एक अधिकार था कि इस कंपनी के अलावा इंग्लैंड में से कोई और भारत की तरफ आके व्यापार नहीं कर सकता। तो ये था आपका 1793 का चार्टर एक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आया 1813 का चार्टर एक्ट, जिसकी कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले तो वही बात, कंपनी के शासन को पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 साल वाली बात तो आपको यहां पे भी याद रखनी है। इसमें और क्या कहा गया, जो कंपनी का व्यापार पे एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया कि बस अब इससे पहले बोला गया था कि भारत की तरफ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने की अनुमति है, लेकिन अब इसमें कहा गया कि आपके अलावा और भी लोग हैं जो भारत में व्यापार जाके कर सकते हैं। अगर कोई इच्छुक है इंग्लैंड की तरफ से तो वो भारत में आके व्यापार कर सकता है, आप उसको रोकेंगे नहीं। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? इससे हमें एक और बात देखने को मिलती है कि कंपनी का प्रभाव यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उनका व्यापार पे एकाधिकार समाप्त हो गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लैंड में और भी बहुत से लोग थे जो वहाँ की पार्लियामेंट पे दबाव डाल रहे थे कि एक भारत एक बहुत बड़ा ऐसा देश है जहाँ पे व्यापार में सबको फायदा है। तो वो बोल रहे थे कि आप एक ही कंपनी को क्यों दे रहे हैं, उनको आप राजनीतिक शक्ति दे के रखिए, लेकिन व्यापार तो कम से कम हमें भी करने दीजिए। तो उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो हमें याद रखनी है, चाय और चीन पे जो अधिकार था, मतलब अधिकार का मतलब व्यापार पे अधिकार, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसमें कंपनी का एक अधिकार यहाँ पे बना रहा। मतलब इसमें चाय का व्यापार भारत में और चीन के साथ व्यापार, इसमें सिर्फ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक अधिकार था, इसमें और कोई आके यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ईसाई मशीनरी थे, ईसाई मशीनरी, उनको भारत आने की परमिशन दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया ताकि भारत में कंपनी के शासन को और मजबूत किया जा सके, ब्रिटिश आधिपत्य को और मजबूत किया जा सके। तो इससे ईसाई मशीनरियों का क्या संबंध है? ताकि धर्म के नाम पे लोगों का धर्म परिवर्तन करा के भारत में अंग्रेजों के शासन को और मजबूत किया जा सके। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक काम किया गया सिर्फ दिखावे के लिए। क्योंकि दिखावे के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे बहुत कम अमाउंट थी शिक्षा पर। 1 लाख ब्रिटिश पाउंड नहीं, 1 लाख रुपए, ब्रिटिश पाउंड नहीं, 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का निर्णय लिया गया कि कंपनी को बोला गया कि आप जितना भी कर इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी जितनी भी अमाउंट है उसमें से आप 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए निकाल दीजिए और उस 1 लाख रुपए को आप भारत में शिक्षा पे खर्च कीजिए। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा करने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ताकि एक तो लोगों को लगे कि हम उन्हीं के लिए यहाँ पे शासन कर रहे हैं, और इसका एक और कारण था जो हम 1833 के चार्टर एक्ट में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन क्या ये 1 लाख रुपया मतलब 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1814 से शुरू हो गया खर्च करना? जी नहीं, इस रुपए को खर्च ही नहीं किया गया। खर्च क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे 2 बहस चल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में भारत वालों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, कुछ लोग बोल रहे थे स्थानीय लैंग्वेज में भारत वालों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए। एक बहस तो ये थी जी। दूसरी बहस थी कि जो इंग्लैंड में विषय पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब जिनको वो आधुनिक बोलते थे, उनमें शिक्षा दी जाए। और कुछ लोग बोल रहे थे जो भारत वाले विषय है, जो भारत की संस्कृति है, उसके बारे में ही भारत के लोगों को शिक्षित किया जाए। तो ये भी एक बहस बहुत बड़ी थी। तो इन बहसों के चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं, और ये 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च करने का बोला गया था, इसको बहुत समय तक खर्च ही नहीं किया गया। इसका जो समस्या है, इसका हल होगा आने वाले 20 सालों में, मतलब 1833 के चार्टर एक्ट में। तो चलते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की तरफ। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या बोला गया? उसमें भी आपको यही बात याद रखनी है सबसे पहले तो, कि कंपनी के शासन को पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और जो पिछले उसमें हमने देखा था, चाय और चीन के साथ जो व्यापार पे कंपनी का एकाधिकार था, अब उसमें भी कटौती कर दी गई। कटौती क्या कर दी गई? समाप्त ही कर दिया गया। अब क्या कहा गया कंपनी को कि आप
व्यापार बहुत हुआ, आपने बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया है, आप ये तो व्यापार कर लीजिए या फिर राजनीति कर लीजिए। तो उसमें कहा गया कि अब से आपके काम सिर्फ राजनीतिक है, व्यापार आप करेंगे ही नहीं। कंपनी जो है अब पूरी तरह से एक राजनीतिक इकाई बना दी गई कि आप सिर्फ राजनीति संभालिए, प्रशासन संभालिए, व्यापार का काम और बहुत लोग हैं वो कर लेंगे। एक इसमें अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें बताइए कितने सदस्य थे, उसमें थे 3 सदस्य पहले। तो अब इसमें एक सदस्य और जोड़ा गया, वो था विधि सदस्य। विधि सदस्य, और कौन था विधि सदस्य यह भी पूछा जा सकता है, वो था मैकाले। इससे रिलेटेड एक बात और याद रखनी है, जो पहला विधि आयोग बनाया गया वो इसकी अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक है, बातों को रिलेट करके याद रखना शुरू कीजिए। पहला विधि आयोग, पहला विधि सदस्य मैकाले। अब क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए इसमें, यहां पे क्या की गई कि अब तक जो पोस्ट थी वो थी बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन अब बोला गया कि अब बहुत ज्यादा क्षेत्र बढ़ गया है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोल के काम नहीं चलेगा। अब इस पोस्ट को बढ़ा दिया गया, पोस्ट का नाम किया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक को आपने और कहां कहां पढ़ा है, एक तो विलियम बेंटिक का जो नाम है वो ठगी प्रथा को समाप्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, आपको याद रखना है, हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे इन बातों को। और सबसे इंपॉर्टेंट सती प्रथा को समाप्त किया गया किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और विलियम बेंटिक ने एक कानून बना के 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब से जो इस प्रैक्टिस को करेगा 1829 के बाद अगर कोई सती प्रथा के लिए कहेगा तो उसको एक मृत्यु के समान, हत्या के समान ही माना जाएगा। और सती प्रथा पे यहाँ पे रोक लगा दी कि किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। तो पिछली वीडियो अभी हमने 1813 के चार्टर एक्ट में देखा था कि शिक्षा पे जो 1 लाख रुपया खर्च करने का था, अब तक वो खर्च ही नहीं हुआ था। यहाँ पे एक निर्णय और लिया गया कि वो जो शिक्षा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी। मतलब जितना भी रुपया खर्च होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में खर्च होगा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा किया गया क्योंकि अंग्रेज, देखिए अब भारत में उनका व्यापार बहुत फैल चुका था, उनका शासन बहुत बड़े क्षेत्र पे हो चुका था। अब तक यहाँ पे कुछ ही क्षेत्र ऐसे बचे थे जिन्होंने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था, जैसे सिंध, पंजाब, क्योंकि पंजाब में इस समय बहुत शक्तिशाली शासक थे, महाराजा रंजीत सिंह जी का यहाँ पे इस समय तक शासन था। तो पंजाब उनके अधिकार क्षेत्र में जा ही नहीं सकता था क्योंकि रंजीत सिंह जी बहुत महान शासक थे, बहुत बड़े शासक थे। तो यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक अभी तक ये जो शिक्षा का विषय है इंग्लिश कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अब कंपनी को अपने लिए छोटे वर्कर भी चाहिए थे, मान लीजिए जैसे क्लर्क चाहिए थे। तो इतने ज़्यादा लोगों को इंग्लैंड से भारत में नहीं लाया जा सकता था। क्यों नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड से हर पोस्ट के लिए भारत में व्यक्ति को लेके आओगे तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने चाहा कि हम भारत में से कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें जो रंग और रूप से भारतीय लगे लेकिन दिमाग से उनका दिमाग पश्चिम की तरह हो, इंग्लैंड की तरह हो। इससे उनको क्या फायदा था, एक तो उनको कम खर्च पे, मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं वो करना पड़ता, बहुत कम खर्च पे काम करने के लिए कंपनी के लिए कर्मचारी उपलब्ध हो जाते। और दूसरा, अगर आप किसी को इंग्लिश में और इंग्लिश वाले विषयों में ही इंग्लैंड के हिसाब से शिक्षा दोगे तो वो वहाँ की संस्कृति को उच्च मानेंगे और उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे। तो इससे कंपनी का व्यापार भी बढ़ेगा, या कंपनी का नहीं इंग्लैंड का व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी तो अब सिर्फ राजनीति की निकाय थी। तो इससे उनका व्यापार भी बढ़ेगा क्योंकि वो उनकी तरह कपड़े पहनने के लिए सोचेंगे, वो पढ़ेंगे कि वहाँ पर लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए इंग्लिश पे कहा गया कि जितना भी पैसा खर्च होगा वो इंग्लिश पे ही खर्च होगा, इसके अलावा और किसी चीज़ पे पैसा खर्च नहीं होगा। ये बात यहां तक बोली गई। तो यहां पे अब एक मांग और उठाई जा रही थी, मांग उठाई जा रही थी कि जो सिविल सेवक है, जिसके लिए आज के समय में आप सभी तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवक, कि इसके लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये मांग उठाई जा रही थी,
याद रखिए, मांग उठाई जा रही थी। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो इस बात का विरोध कर रहा था। वो इस बात का विरोध क्यों कर रहा था? क्योंकि अब तक जो सिविल सेवक थे उनको नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही था। तो उन्होंने इस बात का भी विरोध किया और खुली प्रतियोगिता यहां पर लागू नहीं हो सकी। तो ये बातें आपको 1833 के चार्टर एक्ट से याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। अब देखिए, जो सबसे लास्ट था चार्टर एक्ट वो था 1853 का चार्टर एक्ट। इस समय तक कंपनी की जो शक्ति है वो कम होती जा रही थी। देखिए क्यों कम होती जा रही थी? क्योंकि कंपनी को भारत पे शासन का अधिकार दिया गया, लेकिन उसमें समय का मेंशन नहीं किया गया। भारत पर शासन का अधिकार तो दे दिया लेकिन समय नहीं बताया। जैसे पिछले 3 चार्टर एक्ट हुए बताते आ रहे थे कि आप यहां पे 20 साल के लिए शासन करते आ रहे हैं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो इससे हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे कहा गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर सकती है। तो ये बात यहां पे इनडायरेक्ट तौर पे बोल दी गई थी। दूसरे यहां पे क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट, खुली प्रतियोगिता शुरू सिविल सेवकों के लिए। तो देखिए यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि पिछले चार्टर में इसका विरोध किया गया था, लेकिन अब यहां पे विरोध करके भी काम नहीं चल रहा होगा, क्योंकि विरोध तो उन्होंने किया होगा कि आप खुली प्रतियोगिता क्यों शुरू करते आ रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया होगा, लेकिन यहां पे भी उनकी नहीं मानी गई। भारत में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई 1853 से। और क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों को अलग अलग किया गया। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, पिछले चार्टर एक्ट हुए या उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट से, कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें कितने सदस्य थे, कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग, उसमें हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हमने पिछले वाले में पढ़ा था 1833 वाले में कि 3 सदस्य पहले थे, एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया और एक गवर्नर जनरल, तो 5 सदस्य थे। अब कहा गया कि जो कार्यपालिका है वो तो चलते रहने दीजिए 5 सदस्य, लेकिन विधायिका को अलग अलग कर दीजिए। और विधायिका को अलग करके इसमें बोला गया कि 6 सदस्य होंगे। और इन 6 सदस्यों में से भी एक बात बोली गई कि इनमें से 4 सदस्य कंपलसरी है प्रांतों से होना। तो अब कहेंगे आप 4 प्रांत कैसे हो गए? अब तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं बंगाल, मद्रास, मुंबई 3 प्रांत, लेकिन एक आगरा प्रांत भी नवा बना दिया गया था, क्योंकि अब भारत में उनका क्षेत्र भी तो बहुत बढ़ गया था। अब ये जो 6 सदस्य थे इनको बोला जाता था विधान पार्षद। ठीक है, विधान पार्षद। और इसका क्या काम था? ये विधायिका थी, तो इसका काम था कानून बनाने का। तो ये किसकी तरह काम करने की कोशिश करती थी? पूरी तरह से तो शक्ति तो उसके कहीं भी पास आसपास भी नहीं थी, लेकिन काम था इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसा। और इसको क्या कहा जाता था? भारतीय, या फिर आप कह लीजिए केंद्रीय विधान परिषद। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप याद रख सकते हैं कि अगर विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया तो आज के समय की तरह इसका काम क्या होगा? कानून बनाना। लेकिन इसकी शक्ति बहुत कम थी। मेन शक्ति यहां पे भी किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास ही शक्ति थी। वो जो चाहता था कर सकता था। तो इसके बाद क्या होता है? ये है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण की मांग शुरू हो जाती है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे भारत में यहाँ पे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद क्या क्या चेंज हुए। और आने वाली 2 वीडियो में हम इनको सभी को कवर कर लेंगे, जैसे कि 1909 वाला अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। मार्ले मिंटो सुधार के बाद कौन सा आया? 1919 वाला आया, फिर 1935 वाला आया। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके बाद और इससे लेकर जितने भी नियम कानून बने उनको क्या कहा जाने लगा? उनको कहा जाने लगा अधिनियम। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है जो 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात बोली गई कि इसके बाद जो भी आएंगे उनको अधिनियम बोला जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगी हो तो चाहे डिसलाइक कर दीजिए।